नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 400 न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके हैं और 401वीं न्यूज़ से आज स्टार्ट करना है। पहला है कि हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के द्वारा। ठीक है, सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। ये रिकॉर्ड 2 बार और कर चुका हूँ दोस्तों। किसी कारणवश माइक नहीं लगाया था तो प्रॉपरली आवाज़ नहीं आई, इसीलिए आंसर टिक है पहले से। बस समझा के आगे बढ़ जाता हूँ। 1973-74 में पेरिस में एक ऑयल क्राइसिस हुई, जिसके बाद ये ज़रूरत हुई कि किसी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी की जो कि सभी राष्ट्रों में क्या चल रहा है, किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी ऊर्जा का योगदान ज़्यादा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा परसेंटेज रखती है या कोल एनर्जी या थर्मल पावर, सॉरी न्यूक्लियर पावर रखती है। अलग अलग कैटेगराइज करता है ये। ठीक है, तो रिपोर्ट जारी करता है इलेक्ट्रिसिटी 2024। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल क्राइसिस के दौरान इसकी स्थापना हुई। ये बताता है कि परमाणु ऊर्जा या कोयले की स्थायी भूमिका या नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना होगा, परमाणु ऊर्जा कितनी यूज़ की जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी, और 2026 तक भारत विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार ढांचागत प्रदान करेगा इन ऊर्जाओं के माध्यम से, ये चीज़ें बताता है। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मैंने जनवरी माह के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है। ऐसा समझ लीजिए कि इसको स्टार मार्क ना देके इसको ब्रह्मास्त्र मार्क दे दीजिए आप, कि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रश्न है कि ई इंक डिस्प्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या आप इस पर ध्यान दीजिए। ई इंक डिस्प्ले is a type of electronic paper display technology that mimic द अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंक ऑन पेपर। तो बिल्कुल सही है, इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है जो कि कागज पर पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल करता है। कहाँ यूज़ होता है? तो आपका जो किंडल वर्जन आता है अमेजन का रीडिंग के लिए, किंडल रीडर्स कह सकते हैं, उस पर जो है ये यूज़ होता है। उसके साथ साथ और भी कई जगह यूज़ होता है। अगला जो इसमें ऑप्शन है, इट यूजेज मिलियन ऑफ टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स फिल्ड विद पॉजिटिवली चार्ज वाइट पार्टिकल्स एंड निगेटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए क्लियर फ्लूइड। तो दूसरा भी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो है दो तरह के चार्ज पार्टिकल का यूज़ करता है, कह रहा है कि एक स्पष्ट तरल पदार्थ में निलंबित सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सफ़ेद कण और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए काले कण से भरे लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इट यूजेज अ बैकलाइट एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट इन द सेम वे एज एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ये एलईडी और एलसीडी की तरह बैकलाइट का उपयोग कब करता है? नहीं करता है। केवल इसे एनर्जी तब चाहिए जब आप पेज टर्न कर रहे हो या नया डिस्प्ले करना हो कोई पेज। तो पहला और दूसरे के साथ ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आरओ या पीसीएस के एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम में से आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप देख लेंगे। ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले तकनीक है जो कागज की पारंपरिक स्याही की उपस्थिति की नकल करता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। इसमें स्पष्ट तरल पदार्थ में निलंबन सकारात्मक रूप से, सेम ऑप्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और ई इंक डिस्प्ले जो है एलसीडी और एलईडी के विपरीत कागज के समान प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं या नेत्रों के तनाव को कम करते हैं और न्यूनतम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह केवल छवि बदलने पर ही ऊर्जा का खपत करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न आता है आपका। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वोल्ट टाइफून क्या है? व्हाट इज वोल्ट टाइफून विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? तो वोल्ट टाइफून एक हैकिंग ग्रुप था, ठीक है, जो कि काम करता था बहुत सारे डिवाइस को हैक करने में। उसके साथ साथ पूरे का पूरा जो आपका समझ सकते हैं कि ऑफिसेज को नेटवर्क के माध्यम से ही हैक कर लेता था। तो ये साइबर हैकिंग ग्रुप है, याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। संयुक्त राज्य सरकार ने, यूएसए ने हाल ही में वोल्ट टाइफून नामक एक प्रमुख चीन समर्थित हैकिंग ग्रुप को बंद कर दिया है, जिसने सैकड़ों राउटर पर हमला किया था। वोल्ट टाइफून क्या है? चीन में स्थित राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह था, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप, ठीक है।
कहाँ कहाँ इसने किया? तो इसने गुआम सहित अमेरिका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संगठनों को जो है अपना निशाना बनाया था। ये क्या करता था कि गुप्त रूप से धमकी देने वाला एक वो बनाता था, अवांछनीय तत्व। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज़ें ये ग्रुप हैक कर लेता था, फिर ब्लैकमेलिंग के माध्यम से आपसे वो अपने हिसाब से काम करवाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नाम है वोल्ट टाइफून। अधिकांश पीड़ित इंटरेक्शन पूर्व नियोजित उपयोगों का लाभ उठाने की तुलना में। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा हिंदी लिखी हुई हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वोल्ट टाइफून कहाँ का है। चाइना का था, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, यानी कि चाइना द्वारा ही प्रायोजित कह सकते हैं एक तरह से, और यूएसए ने इसको पूरी तरह से क्या किया है, बैन कर दिया है। अगला आता है स्पैरोथेका वर्षाभू। ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, लेकिन काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो ये एक तरह का फ्रॉग है। आप देखते होंगे कि इस समय जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों को मेढक, हाँ दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि वर्तमान समय में जो बारिश हो रही है हम लोग की, तो इस समय बहुत सारे मेढकों की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, जो भी आसपास में ऐसे वाटर बॉडीज़ होंगी उसमें से। तो ये वही मेढक है जिसको स्पैरोथेसिया या स्पैरोथेका रेनभू कहते हैं। रेन का मतलब हो गया वर्षा और भू का मतलब हो गया प्रकट होने वाला। तो बारिश देख के ये लोग क्या करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। देख लीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक पूर्व अज्ञात प्रजाति की पहचान की है। उनका दस्तावेजीकरण भी कर दिया है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। नाम है स्पैरोथेका वर्षाभू, एक मेढक की नई प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि बारिश का स्वागत ये प्रजाति करती है। और बिल के दौरान ये लोग बाहर से आते हैं और इस व्यवहार के लिए इनको बारिश को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। ये उभयचर जो है, यानी कि ये जो आपका एम्फीबियन है, वो विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो ज्ञात मेढक प्रजातियों से अलग है। मतलब जितनी नोन स्पीसीज हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट या डिफरेंट इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए आइए, एक चीज़ और है कि ये जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इससे ये अपने आसपास शहरी परिवेश के अनुरूप व्यवहार और भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करके चुनौतियों से निपटने में मदद करता है इनको। मतलब कि जैसे शहरीकरण हो रहा है, तो कहीं पोल्यूशन हो रहा है, कहीं और कोई परेशानी है, तो ये जो वर्षाभू वाले स्पैरोथेका मेढक है, ये अपने अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शहर में रहने लायक एकदम डूड बन जाते हैं। चलिए, अगला आता है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में देखा गया। वो कहाँ है? तो बात कर रहा है थान थाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी अभी इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है तमिलनाडु ने। तो थान थाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका पेरियार से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, पेरियार से कंफ्यूज नहीं होना है। केरला आंसर नहीं करना है, आंसर है इसका तमिलनाडु। फुल एक्सप्लेनेशन एक बारी देख लेते हैं, क्या कहता है। क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले के बरगुर हिल्स, ये चीज़ याद रखिएगा, बरगुर हिल्स में जो है इसको एक आरक्षित वन को थान थाई वन्यजीव पर्यावरण अभ्यारण्य जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया है। और ये किस गलियारे का हिस्सा है? यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक, और दूसरा महदेश्वर हिल्स टाइगर रिजर्व, उसके साथ साथ कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ता है, और बाघों की जो भी आबादी है उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वन पूर्वी घाट में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि ये नीलगिरी में पश्चिमी घाट में विलीन हो जाते हैं। विशाल परिदृश्य विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए। उसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर जान जाते हैं कि ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि NTCA जो है आपका, उसके द्वारा जो है चिन्हित बाघ गलियारों में से टाइगर कॉरिडोर में से भी एक आता है। यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का भी हिस्सा और हाथियों और भारत गौर सहित बड़े शाकाहारी जानवरों को स्वस्थ आबादी का भी घर देता था। तो नाम याद रखेंगे, नाम है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछे जाने की संभावना 50% से ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई, क्या देखा गया समाचार पत्रों में? सुबिका पेंटिंग किसके सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है? सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, द सुबिका पेंटिंग सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद हुज कल्चरल हिस्ट्री। तो फोटो देख लेते हैं सुबिका पेंटिंग का दोस्तों। ये फोटो आपके लिए लेकर के आया हूं, ये देखिए, ये है सुबिका पेंटिंग। ठीक है, ये थोड़ी कीड़े मकोड़े टाइप की जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ये बहुत बेहतरीन पेंटिंग है। किस संप्रदाय उससे रिलेटेड है? तो समुदाय जो है वो है मैतेई समुदाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैतेई समुदाय जो है ये पेंटिंग करता है। एक्सप्लेनेशन एक बारी देख लेते हैं और इसको भी गायब कर दे रहा हूँ।
या छोटा करके ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि मणिपुर की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है, मतलब मणिपुर जो है वो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भी कल्चरल उसकी लिगेसी है या हेरिटेज है उसका दावत करता है, लेकिन सुबिका पेंटिंग जैसी अमूल्य कलाएं उपेक्षा के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब सुबिका पेंटिंग जो है वहाँ की एक बहुत फेमस पेंटिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित है इस स्थिति में। चित्रकला की एक शैली है जो कि मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास के रूप में उनसे जुड़ी हुई है। यह भी पाया जाता है कि पांडुलिपि की सामग्री या हस्तनिर्मित कागज या पेड़ की छाल से स्वदेशी रूप में इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। कब से हो रहा है? तो 18वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से सुबिका पेंटिंग का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने देख लिया सुबिका पेंटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आया है यहाँ पर घर पोर्टल से संबंध में। ये प्रश्न के विषय में क्या बातें की जा रही हैं एक बारी देख लेते हैं। घर पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किसके लिए लॉन्च किया गया है? सेम चीज इंग्लिश में है, घर पोर्टल विच वॉज सीन इन न्यूज। तो बता देना चाहता हूं आंसर करने से पहले कि घर पोर्टल जो है वो है गो होम एंड रीयूनाइट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है। एक पोर्टल है जो कि रिस्टोरेशन एंड रीपैट्रिएशन के बारे में बात करता है चाइल्ड के लिए। ये लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR के द्वारा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिजिटली ट्रैक, ये जो आंसर है बी, डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रेस्टिट्यूशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटली रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना। घर पोर्टल के बारे में बात की जाए तो डिजिटली मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का, ठीक है। और ये आता है आपके एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, उसके अंडर में, ठीक है। इसको बेसिकली कहा जाए तो डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसने, विभाग ने। देख लेते हैं कि घर का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है गो होम एंड रीयूनाइट। पोर्टल जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको NCPCR मैंने बताया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। घर पोर्टल के बारे में बात करें तो ये डिजिटली मॉनिटर करने वाला एक पोर्टल है। किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और उसके नियमों के तहत प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को ट्रैक किया जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी ब्रह्मास्त्र इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग उसी तरह से सजा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ जाइए, ठीक है। घर पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर आप UPSC का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर या किसी भी PSC का एग्जाम देंगे, घर पोर्टल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन था जो मैंने पढ़ दिया, बाकी एक्सप्लेनेशन हिंदी वाले विद्यार्थी पढ़ लेंगे और इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को अगर पढ़ना होगा तो गूगल स्कैन कर लेंगे, क्योंकि अभी इसका टोटल ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो चूँकि लिमिटेड है, ठीक है, संख्या में 5-6 की संख्या है और वो अभी कई अदर वर्क में फंसे हुए हैं, तो ये काम हमारे साइड से नहीं हो पाया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग से चाहूँगा कि आप लोग उतना जो है मैनेज कर लें, ठीक है। अगर होता भी है ये काम तो थोड़ा डीले से प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे लगता है कि UPPCS से पहले अगर फिर से डिमांड आप लोग करते हो तो एक बारी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ट्रांसलेट करा दें। अगला है सिग्निस X1, जो समाचार पत्रों में देखा गया, क्या है सिग्निस X1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कई सारी जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिले हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड है, एक्सोप्लैनेट है या ब्लैक होल है। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक होल है जो सिग्निस X1 है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न भी कराया है। ये जो सिग्निस X1 ब्लैक होल है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1965 के दौरान ही इसको डिस्कवर किया गया था और वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ब्लैक होल जैसी कोई स्थिति या चीज़ है, ठीक। उसके साथ साथ ये एक्सरे का सोर्स है, ये एक्सरे का सोर्स है। अगर आप मेरे मंथली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो मंथली वीडियोस आज भी 2:30 बजे के आसपास अपलोड होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा दिन में, ठीक है। या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में सर्च कर लेंगे तो ग्रीन कलर का थंबनेल के साथ वो मिल जाएगा। अगला है कि इसके बारे में बता दिया कि प्रणाली का एक्सरे ध्रुवीकरण यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर को मापने का कठिन कार्य पूरा किया गया है सिग्निस X1 ब्लैक होल प्रणाली के,
ठीक है। हमारी आकाशगंगा ने पहली पुष्टि की थी ब्लैक होल प्रणालियों में से एक है। सिग्निस X1 में ब्लैक होल सूर्य से 20 गुना बड़ा है। ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्राइकोग्लोसम को लेकर के। तो समाचार पत्रों में अभी आजकल देखा गया ट्राइसोग्लोसम का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। सेम चीज लिखी हुई है कि डिस्क्राइब ट्राइसोग्लोसम सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो ट्राइसोग्लोसम एक स्पीसीज है फंगस की, कवक की एक प्रजाति है जो ब्रेड वेड पर जो है उत्पन्न हो जाती है अगर ज़्यादा दिन तक उसको रख दो। तो याद रखिए, बस नाम याद रखिए। ट्राइसोग्लोसम जो आजकल न्यूज़ में था क्या है, तो कवक है या फंजाई है, जो भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे कि किस परिवार का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लास्ट लाइन अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ब्रेड, चीज़ या मादक पदार्थ या अन्य खाद्य पदार्थ तैयारी के उत्पाद में किण्वन के एजेंट के रूप में ये इससे कार्य किया जाता है। यानी कि जब उन चीज़ों का फर्मेंटेशन करते हैं तो ट्राइसोग्लोसम का यूज़ करते हैं। अगला आपका जो न्यूज़ है 410वां, हाल ही में खबरों में रहा ओबेलिस्क क्या है। व्हाट इज ओबेलिस्क विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ओबेलिस्क एक्चुअली, इससे एक बात और बता सकता हूँ आपको कि ओबेलिस्क पहले के समय में जैसे इजिप्ट में उसको एक डिफरेंट नाम से जाना जाता था, वो भी ओबेलिस्क ही कहलाता था। अभी पेरिस में आप देख सकते हैं, समझ लीजिए कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाके ये थोड़ा पिरामिडिकल शेप का हो जाता है, ठीक है। इसे भी ऑबेलिस्क कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑबेलिस्क है वो अभी न्यूज़ में रहा तो ये चीज़ डिफरेंट है। ये तो बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर होता था। अभी जो ऑबेलिस्क है वो है एक वायरस की एंटिटी या वायरस जैसी संस्थाओं का एक वर्ग, जो कि वायरस और उसके साथ साथ वायराइड्स के गैप को ख़त्म करता है, ठीक है। वायरस और वायराइड के गैप को ख़त्म करता है, वो है ऑबेलिस्क, जो कि खोजा गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी अभी, ठीक है। ये जो है एक तरह से आप समझ सकते हो कि इसको जो खोजा गया वो मनुष्य के गट में, यानी कि आप इंटेस्टाइन समझ सकते हो कि मनुष्य के गट में ही कोई बैक्टीरिया जो है वो आरएनए सीक्वेंसिंग कर रहा था, और वो भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे एनजीएस कहते हैं, ठीक है। तब ये मिला ऑबेलिस्क। इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मानव शरीर में मौजूद वायरस जैसी संस्थाओं का एक नया जो है खोजा गया वर्ग है। क्या कहता है कि विविध आरएनए का एक वर्ग शामिल है जो कि मानव और वैश्विक माइक्रोब में उपनिवेशित हो गया है। काफ़ी ज़्यादा हिंदी लिखा गया है और किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब सीधी बात यही है कि ये वायरस और वायराइड्स टाइप की एक संस्था है, या कह सकते हो कि उनका ग्रुप है। करता क्या है कि ये पाया गया जबकि एक जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जैसे मैंने जीवाणु कहा, वो क्या कर रहा था, आरएनए की सीक्वेंसिंग कर रहा था, तब इसको खोजा गया, ठीक है। ओबेलिस्क नाम दिया गया है इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि डस्टेड अपोलो जो हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया क्या है। तो सेम चीज़ लिखी हुई है, डस्टेड अपोलो रिसेंटली सीन इन न्यूज़। एक प्रकार की बटरफ्लाई है जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर पाई जाती है, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है ना, ऊंचाई पर पाई जाती है ये। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना है, बस बहुत दुर्लभ तितली है और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है, इस विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कह रहा है कि 350 से लेकर 4800 मीटर के बीच उड़ती है, काफ़ी ऊंचाई पे, लद्दाख से लेकर के नेपाल तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी पढ़ना जरूरी है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत जो है ये संरक्षित है, और अपोलोस को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण तितली माना जाता है। अवैध शिकार, ऊंची कीमत मिलती है अगर अवैध शिकार किया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में खबरों में था। सेम चीज़ जो यहाँ इंग्लिश में लिखी है उसमें प्रैक्टिस नहीं होगा दोस्तों, ये अभ्यास ही नाम है, ठीक है ना। अभ्यास तो है क्या, अभ्यास में बेसिकली एक हीट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हीट टेक्नोलॉजी का पहले तो ये कि डीआरडीओ की एक जो विंग है, मतलब ऐसा समझ लो कि डीआरडीओ द्वारा ही विकसित है, बस उसकी एक डिफरेंट विंग्स ने विकसित किया है, और हीट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट हीट, ठीक है। तो जो अभ्यास का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट। एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़ लेते हैं। क्या है हीट, जैसे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट हीट डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्राधिकरण एडीई द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करेगा कि स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको, ठीक है। स्वायत्त उड़ान मतलब कि अपनी सेल्फ ऑटोनोमी
फ्लाइट ले सकता है, ऑटोनोमस फ्लाइट ले सकता है। इसमें हथियार अभ्यास के लिए आवश्यक एक रडार क्रॉस सेक्शन और एक दृश्य और अवरक्त वृद्धि प्रणाली शामिल है, यानी कि विजिबल और इंफ्रारेड इंक्रीमेंटल जो सिस्टम है वो भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन सारे प्रश्नों को फिर से कवर करा दिया जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि इसमें बहुत थ्योरी नहीं थी, सर केवल बता के चले गए। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्यों निश्चिंत रहना है? क्योंकि अभी जनवरी माह का मैंने पूरा करंट अफेयर जो है लेबोरेटिव मेथड में करा रहा हूँ, और उसके बाद फरवरी मार्च सारे महीने का धीरे धीरे कराया जाएगा। जून महीने का भी हो सकता है कुछ दिनों में आपके सामने आ जाए, ठीक है। किसी और एक दूसरे सर हैं वो करा रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई S2 उपनाम जिंगर थंडा सुविधा का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? निक नेम क्या है? जिंगर थंडा फैसिलिटी सीन इन न्यूज़ रिसेंटली विल बी यूज्ड फॉर। तो जिगर ठंडा जो है ये है क्या आखिर में? जिगर ठंडा फैसिलिटी है क्या? ठीक है, जिसको किसने बनाया है ये भी बता दे रहा हूँ। तो इसको बनाया है मतलब वैसे तो कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके द्वारा जो है बनाया गया है। फंड करता था उसी का एक विंग, एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। 3 साल फंड और सपोर्ट किया। IIT कानपुर भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो ये बनाया एरोस्पेस प्रौद्योगिकों के लिए हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करना, यानी कि सिमुलेटिंग हाइपरसोनिक कंडीशन फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। इसी का नाम है S2 या जिगर ठंडा, ठीक है। देख लेते हैं कि S2 उपनाम जिसका जिगर ठंडा है एक 24 मीटर लंबी सुविधा है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के भीतर IIT कानपुर के हाइपरसोनिक प्रायोगिक एरोडायनेमिक्स प्रयोगशाला हील में स्थित है। इसे एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसको DST कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और IIT कानपुर के वित्त पोषण और समर्थन से बनाया गया है। ये क्या करेगा कि हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करेगा, ठीक है, और 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। गगनयान, पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल यानी कि रीयूज्ड लॉन्च व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों जैसे इसरो DRDO के चल रहे मिशनों के लिए परीक्षण मैदान के रूप में ये कार्य करेगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है S2 या जिगर ठंडा। ठंडा लिखा है लेकिन जिगर ठंडा नाम है, ठीक है। चलिए, सिमुलेशन करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल का। अगला कहता है कि WSDS यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, दैट इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय। तो इस समिट को हर साल जो है टेरी ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, दैट इज एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बोलते हैं, टेरी नाम है, ठीक है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी ने किया था। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है ये। 23वां संस्करण इसका 2024 में मना है WSDS, ठीक है। और 1974 में ही स्थापना हुई थी टेरी की। तो इतनी चीज़ें टेरी के बारे में और इस संस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। बात यह है कि सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व विषय पर इसका आयोजन किया जा रहा है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस के नेतृत्व के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए मैक्सेनेस का संबंध निम्न में से किससे है? वे संक्रमण धातुओं के कार्बाइड और नाइट्रोजन से बने सिरेमिक हैं। दूसरा, इसमें अच्छी चालकता और बड़ा सतह क्षेत्र होता है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर सिरेमिक्स मेड फ्रॉम कार्बाइड्स, ध्यान रखिएगा, एंड नाइट्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जैसे कि टाइटेनियम, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि संक्रमण धातुओं के कार्बाइड और नाइट्रोजन से बने सिरेमिक हैं जिन्हें आपका मैक्सनेस कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ है दे हैव गुड कंडक्टिविटी एंड लार्ज सरफेस एरिया, तो इनका सतह क्षेत्र भी अधिक होता है और अच्छी चालकता भी होती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं मैक्सनेस के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि टाइटेनियम जैसा संक्रमण तत्व जो होता है या संक्रमण धातु जो है उसके कार्बाइड और नाइट्राइड से ये बने होते हैं, आणविक शीट होते हैं, एटॉमिक शीट्स हैं ये, जो कि मैक्स नामक बल्क क्रिस्टल से बनते हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं? तो ये जो है उपग्रह पेलोड को हल्का कर सकते हैं, मतलब जो भी सैटेलाइट्स हैं जो पेलोड्स लेकर के जाती हैं, जो अपने साथ में और सामान लेकर के जाती हैं, उनके वजन को कम कर सकते हैं। और अंतरिक्ष में माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव्स होती हैं, छोटी छोटी वेव्स होती हैं, उनका जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैक्सेस। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD प्रणालियों में अवशोषक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न पूछ रहा है
नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट यूज्ड कॉमनली यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। तो वो है आपका इन चारों ऑप्शंस में से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो है वो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में नहीं किया जाता है। पॉइंट याद रखेंगे। कह रहा है केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो आपका रीन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है उसने थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का उपकरण की स्थापना के बारे में जानकारी दी है। यह निकास उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म करने की एक तकनीक है। डीसल्फराइजेशन मतलब कि जो भी जब पावर प्लांट्स में बहुत सारा कंबशन होता है कोल का तो उसमें सल्फर बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जा करके आपके वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। उससे क्या करेगा कि यहाँ पर FGD तकनीक लगा रहे हैं कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, उससे SO2 को खत्म करने में मदद मिल रही है। कोयला और तेल जैसे जीवाश्म में अक्सर उच्च मात्रा में सल्फर होता है और यही ईंधनों को जलाया जाता है तो 95% या अधिक सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो कि ग्रिप गैस के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, अवशोषक को जोड़कर किया जाता है। 95% को हटा सकते हैं। ग्रिप गैस से सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम सल्फाइड जैसे पदार्थों का उपयोग अवशोषक के रूप में किया जाता है चूंकि चूने या चूने पत्थर के घोल का भी उपयोग व्यापक है। तो यहाँ पर पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन लिखा, बस ये समझ जाइए कि ये निकलती कहाँ से ये मैंने आपको बता दिया, और FGD क्या होता है वो मैंने बता दिया, और CO2 का यूज नहीं करते हैं, ये आंसर था। अगला प्रश्न आता है स्टीनरेमा एडमसी जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया वो क्या है। तो सीधे आंसर इसका देखते हैं, घटिया प्रश्न है लग रहा है। तो नेमेटोड है ये एक तरह का जिसका नाम है स्टीनरेमा एडमसी। ठीक है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वाले यही सब खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टीनरेमा एडमसी जो है एक तरह का आपका नेमेटोड है, उसको खोजा है इन्होंने। नाम याद रख लीजिएगा, स्टीनरेमा एडमसी। अगला प्रश्न देखते हैं, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया कहाँ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है पापीकोंडा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। तो यहाँ पर जो है एक अकेला नर बाघ एलेरू जिले की ओर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो पापीकोंडा कहाँ है ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए, बकरी की एक अनोखी नस्ल यहाँ पर पाई जाती है जो कि बौनी नस्ल है जिसे स्थानीय रूप से कंचू मेखा कहते हैं। ठीक है ना, समझे, कंचू मेखा, तो कंचू मेखा कहते हैं उसको। इस क्षेत्र में ये उत्पन्न होती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था जो पापीकोंडा है, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर के रूप में भी इसको मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, सूनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। याद रखेंगे, नाम है सूनाबेड़ा। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। चलिए, अगला प्रश्न है कि सूनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी हुई। छत्तीसगढ़ के सीता नदी और उदती अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, कहाँ स्थित है ये मैंने बता दिया, डी ऑप्शन था, उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर जोंक नदी जो कि महा नदी की सहायक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जोंक नदी का जलग्रहण क्षेत्र भी यहाँ बनाता है, यानी कि कैचमेंट एरिया भी यहाँ पर बनाता है। इस अभ्यारण्य की महत्वपूर्ण वनस्पतियों में शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी कि ड्राई डेसिडुअस आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। वनस्पतियों में कई सारी वनस्पतियां हैं, सबका नाम वाम नहीं देखना है, बस ऊपर की बात जानिए कि ये कहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई टेम्स नदी, टेम्स नदी को थेम्स नदी भी बोलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इंग्लैंड क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा UK। ठीक है, तो ये जो टेम्स नदी है या टेम्स रिवर है, ये कहाँ से होकर के बहती है, तो ये UK से होकर के बहती है। देख लेंगे, यूनाइटेड किंगडम में पुलिस ने कहा है कि जो व्यक्ति हाल के रासायनिक हमले के लिए वांछित था वो संभवतः टेम्स, मतलब कोई एक व्यक्ति था जो रासायनिक हमला किया, वो टेम्स नदी में कूद गया और कूद करके भाग गया। तो कहाँ की नदी है, बस इतना जानिए, UK इंग्लैंड की नदी है। ठीक है, कह रहा है कि कई शहर इसके आसपास से होकर के जाते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं। हाँ, इसका स्रोत कहाँ है, तो कार्ट्सवॉल्ड हिल्स में है, ग्लॉस्टरशायर के काउंटी कैम्बेले के पास, टेम्स हेड में। और कई लोकप्रिय शहर जैसे लंदन हो गया, रीडिंग हो गया, हेनले ऑन थेमस हो गया, फिर विंडरसन और ऑक्सफोर्ड हो गया, जहाँ पर इसको आइसिस नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2/3 पानी देता है इन लोग को पीने के लिए, इतना याद रखिए। ठीक है, थेम्स नदी। अगला प्रश्न आता है, मालप्रभा नदी जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई, किसकी
जो है सहायक नदी है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम मालप्रभा है। आप लोग का एक आज का प्रश्न है, कृष्णा की बाकी ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ। उसके साथ साथ गोदावरी की ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ और आप महानदी की ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ। इंटरनेट पे सर्च करके एक शॉर्ट ट्रिक खोजो और उस शॉर्ट ट्रिक को कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके शॉर्ट ट्रिक को अगली बार मैं बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है NBWL बोला जाता है उसको, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। कर्नाटक सरकार की कलासा बांडुरी परियोजना एक चल रही है जो कि काली और सह्याद्री बाघ अभ्यारण्यों से वन भूमि को हटाने के फैसला को टाल दिया है। इसी के अंतर्गत जो है ये न्यूज़ आई थी कि मालप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, ये वाली। ठीक है, अगला आता है रोला पोडू वन्यजीव अभ्यारण्य। नाम बहुत अजीब सा है, रोला पोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। पूछ रहा है कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है रोला पोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे डायरेक्टली कि रोला पोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पिछले कुछ वर्षों से आंध्र प्रदेश के जो रोला पोडू वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके पास क्षेत्र में नहीं देखा गया है, तो एक चिंता का विषय है कि यह स्थानिक रूप से विलुप्त होने का खतरा इसको आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हाल ही के समाचार पत्रों में देखे गए अलास्का पॉक्स। ठीक है, तो नाम से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अलास्का पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देख लेते हैं अलास्का पॉक्स के बारे में। अलास्का पॉक्स क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि यह एक डीएनए वायरस है जो मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। इट इज़ अ डीएनए वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर सकता है वेरियस मेमल्स। सही है, वेरियस मेमल्स को कर सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हाँ, विशेष स्थितियों में ह्यूमंस को भी कर सकता है। इस हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल 1 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अलास्का पॉक्स वायरस के बारे में। दूसरा है यह सीधे संपर्क में के माध्यम से मनुष्य में आसानी से संचरित हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है थोड़ा सा डाउटफुल है। एक्चुअली ये जो वायरस है ये छोटे मैमल्स में जो है ज़्यादा पकड़ बनाया है, तो छोटे मैमल्स में ज़्यादा होने के चांस है। इसका एक और भी नाम है जिसको बोला जाता है आपका बोरियल पॉक्स वायरस। तो दोनों नाम याद रख लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से केवल एक स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाती है। आर्थोपॉक्स वायरस इसको बोलते हैं। 2015 में अलास्का USA में देखा गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वायरस जो है अवेलेबल हैं ऐसे भी। ठीक है, जो कि पीड़ित करते हैं मनुष्यों को। अगला प्रश्न यहाँ पर है CPI से रिलेटेड। तो टोटल हम लोगों ने 23 प्रश्न किया है। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, स्टार्ट करते हैं अगले दिन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर में ठीक लगी होंगी इन्फॉर्मेशंस। अगर इन्फॉर्मेशंस ठीक लगी हैं तो अपने ज़रूर वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।